हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो किया था कवर। ठीक है, उसमें बताया था मैंने आपको किस तरह से लाइंस अपीयर होती हैं स्पेक्ट्रम में और अलग अलग रीजन में फॉल करती हैं वो, और कैसे हमें पता लगेगा N1 और N2 की वैल्यू। N1 लोअर शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है और N2 हायर शेल जिसमें से वो आ रहा है वापस। तो उसमें हमें लाइंस कितनी आएंगी स्पेक्ट्रम में, उसके लिए फॉर्मूला किया था हमने, न्यूमेरिकल भी किया था, और इंडिविजुअल लाइंस भी हम पता कर सकते हैं, लाइमन लाइंस, पाल्मर लाइंस कितनी हैं, इस तरह से। ठीक है, तो आज भी हम उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का रिडबर्ग्स फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला रिडबर्ग ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जैसे कि आपने देखा, अच्छा हम जितने भी हमने स्टार्ट किया अभी ये टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, ये जितने फार्मूलाज अब यूज़ होंगे, ये इवन बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी जो होगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, ये सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के ऊपर, यानी कि जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर ये फार्मूला सारे एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम पॉजिटिव, अब हीलियम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम पॉजिटिव मीन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, सो इस पे भी एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला। लिथियम डाई पॉजिटिव पर, बेरिलियम 3 पॉजिटिव पर, इस तरह से। यानी कि ये जितने भी फार्मूलाज अब हम कर रहे हैं या करेंगे, ये सारे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो अब ये रिडबर्ग ने फॉर्मूला किस लिए दिया, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में से वापस जब आता है किसी लोअर शेल में, हायर शेल से लोअर शेल में जब आता है, हायर शेल को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर शेल को N1 से, तो वापस आते वक्त वो एनर्जी रिलीज़ करता है रेडिएशंस की फॉर्म में। तो वो रेडिएशंस रिलीज़ कर रहा है, उसका अगर हमें उन रेडिएशंस की वेवलेंथ पता करनी हो, उनका वेव नंबर पता करना हो, फ्रीक्वेंसी पता करनी हो, एनर्जी पता करनी हो, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आते वक्त जो रेडिएशंस रिलीज़ कर रहा है, उनकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर न्यू बार जो होता है, उसके लिए फॉर्मूला दिया उसने। आर जो है रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर Z स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर आपको पता है पर सेंटीमीटर इसका यूनिट्स होती हैं। अब यहाँ सब चीज़ें अगर हम देखें तो न्यू बार क्या है, वेव नंबर, दैट इज़ 1/λ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है जो। आर जो है वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 10, 9, 6, 7, 8। ठीक है, इवन 1/r की वैल्यू भी मैं बता रहा हूँ आपको, इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻6। ये कहाँ यूज़ होगी 1/r की वैल्यू भी आपको मालूम चल जाएगा, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है। N1 आपको पता है लोअर शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। N2 आपको पता है हायर शेल जिसमें से वो वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन। Z आपको स्टार्टिंग से मालूम है, इट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1, हीलियम पॉजिटिव के लिए एटॉमिक नंबर 2, लिथियम डाई पॉजिटिव के लिए एटॉमिक नंबर 3,
इस तरह से। तो z इज़ एटॉमिक नंबर। इसके अलावा अगर हम फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी हो तो उसके लिए भी हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 3.29 इंटू 10⁻15 और बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर z स्क्वायर। हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ये फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू अस। तो देयर इज अ न्यूमेरिकल, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज़ें पूछी हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ radiations when electron in hydrogen atom jumps from second excited state to ground state। ये देखो इस तरह से। ठीक है, तो मैंने बहुत क्लैरिटी से बता रखा है आपको एक्साइटेड स्टेट का मतलब। ग्राउंड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ग्राउंड स्टेट सबसे लोअर शेल कौन सी होती है? 1। ठीक है, तो n1 तो पता लग गया हमें, लोअर शेल जो है वो कौन सी है? 1, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपको बता रखा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड शेल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड शेल। तो अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो कौन सी शेल से आ रहा है? थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हायर शेल जो है n2 वो है 3, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड शेल है। और जो लोअर शेल है जिसमें वो आ रहा है वो कौन सी है? 1। तो इसकी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। अब हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला यूज़ करके वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ का मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ कैसे हम निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये वेव नंबर जो है 1/λ होता है इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर z स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, अभी बताया था आपको जो न्यू बार है वो 1/λ होता है। तो मुझे वेव नंबर तो पूछा नहीं था, मैंने 1/λ करके और रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, r को रहने देता हूँ। लोअर शेल कौन सी है? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इस तरह से आ गया। तो इसका भी LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 8/9 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, और अब जो है हमें क्योंकि वेवलेंथ चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, 1/λ इसको रिवर्स कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो लैम्डा इज इक्वल टू 9/8r सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको याद करो बताया था 1/r की वैल्यू। तो 9/8 ऑफ 9.1 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये इजी हो गया हमारे लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ आ गई आपकी 10.2 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ठीक है, इसलिए 1/r की वैल्यू मैंने कहा था आपको, तो इजी हो जाता है न्यूमेरिकल हमारे लिए। सेंटीमीटर में वेवलेंथ आ गई हमारी।
अच्छा, दूसरी चीज़ उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है। एक तो पूछा था वेवलेंथ, दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो एक तरीका तो ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो c बाय लैम्डा होता है। तो आपको मालूम है c जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो वेवलेंथ तो आपकी अभी सेंटीमीटर में निकली थी, 10.2 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर में थी। तो हमें तो मीटर में चाहिए, तो इंटू 10⁻⁻², ठीक है, मीटर में हो गया, क्योंकि ऊपर भी मीटर में है ना, मीटर से मीटर कैंसिल करके। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो निकल आएगी, इतने हर्ट्स जो है आंसर आ जाएगा आपका 2.9 × 10⁻15 हर्ट्स। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है। देखो, आपको पता है फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, 3.29 × 10⁻15 1/n1², 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, z तो 1 ही था, हर्ट्स। तो ये आ गया 3.29 × 10⁻15 × 8/9 हर्ट्स, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर वही आंसर आ जाएगा आपका 10⁻15 हर्ट्स। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वेव लेंथ जो आपने निकाला था उससे भी निकाल सकते हो c बाय लैम्डा करके, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हो, या पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो और फिर न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा करके लैम्डा निकाल लो। तो देर आर लॉट ऑफ वेज, मैंने सभी तरीके बताया आपको, आपको जैसा इजी लगे, ठीक है, वो फॉर्मूला यूज़ करके आपको निकालना है। तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, वन मोर न्यूमेरिकल। कैलकुलेट frequency wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 in hydrogen atom. One more question he asks, in which region will radiations falls? कौन से रीजन में रेडिएशंस जो है वो आएंगी? तो कौन से रीजन में आएंगी वो तो हमें साफ मालूम है। देखो, उसने कहा है 5th शेल से 2nd शेल में आ रहा है। आप बताओ मुझे, 2nd शेल में जब इलेक्ट्रॉन आता था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो कौन सी सीरीज़ होती थी? बाल्मर सीरीज़, ठीक है ना। और बाल्मर सीरीज़ आपको पता है कौन से रीजन में फॉल करती है? विजिबल रीजन। यानी कि ये तो हमें सीधा ही पता लग गया कि कौन से रीजन में रेडिएशंस फॉल करेंगी, विजिबल रीजन में, बाल्मर सीरीज़ के अंदर। नाउ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पूछ रहा है, तो फिर अभी मैंने आपको कितने सारे तरीके बताए, आपकी मर्ज़ी है आप उसमें से कौन सा तरीका यूज़ करते हो। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी के लिए अब फॉर्मूला लगाएं, फ्रीक्वेंसी के लिए 3.29 × 10⁻15 1/n1, ठीक है। लोअर शेल कौन सी है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/n2², n2 हायर शेल कौन सी है? 5th, 5 का स्क्वायर कितना? 25। z जो है हाइड्रोजन एटम है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। हर्ट्स में आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 3.29 × 10⁻15 LCM लिया हमने, और ये आ गया 21।
ठीक है ना। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे बस यहाँ से। तो ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है, इतने हर्ट्स। और फिर आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो यहाँ से फिर वेवलेंथ निकल आएगी सी अपॉन न्यू। दैट्स इट। ठीक है, तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा। सो ये इस तरह का टॉपिक था हमारा रिडबर्ग्स फॉर्मूला का। नाउ एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट wavelength of spectrum line in lithium dipositive ion। इस बार हाइड्रोजन एटम नहीं है, लिथियम डाई पॉजिटिव है, तो एटॉमिक नंबर Z जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। आयन व्हेन ट्रांजिशन takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल आपको घर के लिए दिया है मैंने। इसमें बहुत इजी है, सब कुछ वैसे ही है, और निकालनी भी सिर्फ एक ही चीज़ है, वेवलेंथ। बस ने ये नहीं कहा, आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि N2 और N1 क्या है। ये बहुत इजी है पता करना, आप पता कर लेंगे। तो आपने मुझे, ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाना है अपने आप, ये होमवर्क है आपका इस टॉपिक का। नाउ अब हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा वेरी इम्पोर्टेंट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो हम, आपको पता है हम यहाँ पे बहुत ही मेन टॉपिक सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप्स में नहीं जा रहे हैं। जैसे आपको पता है इससे पहले जो एटम्स के मॉडल दिए गए, सबसे पहले जो है थॉमसन्स ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड्स ने अपना न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड्स ने न्यूक्लियर मॉडल दिया, सोलर मॉडल बोलते हैं जिसको। तो हम क्लासरूम में वो सब चीज़ें बहुत ही सिलसिलेवार करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ मेन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं यहाँ पर। बोहर्स ने फिर हमारा ये एटॉमिक मॉडल जो दिया, नील बोहर ने, अब वो पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील बोहर ने इस एटॉमिक मॉडल को दिया था। देखते हैं उसने अपने मॉडल में क्या क्या बातें बोली। सबसे पहली बात उसने बोला, एटम इज वेरी स्मॉल spherical and electro neutral particle। एटम बहुत ही छोटा, स्फेरिकल और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हमें मालूम है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। सेकंड पॉइंट उसने बोला, सेंटर ऑफ एटम consist of heavy
पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दो बातें तो प्रीवियस मॉडल ने भी हमें बता दी थी। ठीक है, जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। थर्ड पॉइंट, ठीक है, इसने सबसे पहली बार नील बोहर ने शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड पाथ, सर्कुलर पाथ हैं, जिनकी फिक्स्ड रेडियस है और फिक्स्ड एनर्जी है, उनमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम शेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो सबसे पहली बात जो ऑर्बिट्स का या शेल का कॉन्सेप्ट दिया वो बोहर ने दिया। ये न्यूक्लियस है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरह से फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैं, उनके अंदर रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम शेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं। यानी कि थर्ड पॉइंट में उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in circular paths of fixed radius and energy। इनका रेडियस और इनकी एनर्जी फिक्स है, कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। ठीक है, तो इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड, जिनका रेडियस और जिनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक, जैसे सपोज फर्स्ट शेल में मूव करेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सेकंड शेल में मूव करेगा उसकी एनर्जी सेकंड शेल जितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, नाउ तो फोर्थ पॉइंट में उसने क्लियरली इसी बात को बोला कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द शेल, जब तक वो शेल में रहेगा, इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होगी, उस शेल के अंदर उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और इसीलिए जो शेल्स हैं उनको हम एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट मतलब जहाँ पर एनर्जी स्टेबल रहे, स्टेशनरी रहे, चेंज ना हो। तो यानी कि शेल्स, ऑर्बिट्स, और उसके दो नाम अभी और हमें पता लगे, एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट, remains constant। That is why shells are also known as energy levels or stationary states भी बोलते हैं। तो इनको शेल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड एनर्जी लेवल में है, मतलब सेकंड शेल में है, कोई आपसे कहे इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेशनरी स्टेट में है, दिस इज नॉट एक्साइटेड स्टेट, मैं कह रहा हूँ स्टेशनरी स्टेट में है, मतलब थर्ड शेल में है। स्टेशनरी स्टेट किसको बोलते हैं? शेल को। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे सपोज, ये बात आपको पहले भी बताई गई है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट शेल में है, ग्राउंड स्टेट में,
ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो, जैसे उसको फोटोन्स हमने डाले उसके ऊपर, रेडिएशंस डाली उसके ऊपर पर्टिकुलर एनर्जी की, तो वो उन रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और डिपेंडिंग ऑन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो एक्साइट होकर हायर शेल में जंप कर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जब तक शेल में रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है बाहर से तो वो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो लोअर शेल से जंप करके किसी हायर शेल में पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन। और जो एनर्जी लगी है उसे जंप करने में लोअर से हायर शेल में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, क्या बोला उसने, इलेक्ट्रॉन in lower shell can absorb energy and jumps to the higher shell. हायर शेल में वो जंप कर जाएगा। The energy required for excitation is called excitation energy। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। तो आपको पता है, ये भी बता रखा है कैसे निकलती है। सपोज यहाँ लोअर शेल है, फर्स्ट शेल, उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 10 किलो जूल है, उसने 10 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, 20 किलो जूल हो गई। नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज 20 किलो जूल है, तो वो जंप करके फर्स्ट से सेकंड शेल में पहुंच जाएगा। तो अगर वो पूछे कितनी एनर्जी लगानी पड़ी उसे इस एक्साइटेशन के लिए, तो हायर शेल की एनर्जी में से लोअर शेल की माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। 10 किलो जूल उसकी क्या हो गई, एक्साइटेशन एनर्जी। इसका मतलब एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ हायर शेल जिसमें वो जंप किया है, माइनस एनर्जी ऑफ लोअर शेल। हायर शेल की एनर्जी में से लोअर शेल माइनस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं बोर ने क्या बोला। अच्छा, एक और बात भी है, ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी जो है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो इस तरह से। तो या तो हम निकाल सकते हैं हायर शेल की एनर्जी में से लोअर शेल की माइनस कर दें, या सपोज ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ठीक है, या फिर अभी आपने रिडबर्ग्स फॉर्मूला किया था, तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो वो रेडिएशंस जो रिलीज़ करता है उसकी एनर्जी अभी निकाल सकते थे हम, अभी देखा था आपने, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे हम उसकी रिडबर्ग्स फॉर्मूला से। तो उसके बाद E इज़ इक्वल टू एच न्यू करके उसकी क्या निकल जाएगी, एनर्जी निकल आएगी। तो हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला से भी एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। वो इक्वली होगी ना, जितनी लोअर से हायर में चाहिए उतना हायर से लोअर में, जितना एनर्जी डिफरेंस है वो तो उतना ही रहेगा। तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लें, वही फॉर्मूला यूज़ करके 1/n1² माइनस 1/n2² वगैरह करके, और फिर एनर्जी एच न्यू करके वहाँ से भी निकाल सकते हो आप। और अभी हम कैसे निकालेंगे वो बोर्स फॉर्मूला से, वो भी अभी करेंगे हम। चलो, एक्साइटेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 6, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो है। उसने कहा द फ्रीक्वेंसी
ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की थी नीचे से ऊपर जाने के लिए, या ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज करेगा, जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशंस की, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, नीचे आएगा तो रिलीज करेगा, एमिट करेगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन is given by frequency is equal to E2 minus E1, हायर शेल की एनर्जी में से लोअर शेल की माइनस करके, अपॉन H। ये तो हो गई। अभी मैंने आपको क्या कहा था, E इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। तो एक बात देखिए, अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, अगर आप एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लें E2 माइनस E1, तो यानी कि आपको एनर्जी पता लग गई रेडिएशन की, तो एनर्जी से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी E इज इक्वल टू H न्यू। तो E हमारी यहाँ कैसे निकलेगी, E2 माइनस E1 से, ठीक है ना। तो वहीं से फ्रीक्वेंसी आई है E2 माइनस E1, ये जो एनर्जी है हमारा डिफरेंस, जो एक्साइटेशन एनर्जी है, अपॉन H, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट, वो तो मालूम ही है। इसको बोलते हैं, ये जो उसने फॉर्मूला दिया हमें, वेरी इजी, दिस इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट में उसने बोला एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कैसे निकालेंगे, nth शेल कैन बी कैलकुलेटेड एज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर अगर मूव कर रहा है, सपोज ये इस शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन आपको पता है एंगुलर मोशन है, लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन है तो लीनियर मोमेंटम होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और अगर एंगुलर मोशन है किसी पार्टिकल की, तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होगा। उसमें मास इनटू वेलोसिटी के साथ रेडियस को भी मल्टीप्लाई करना है जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ दिस शेल, दिस इज ऑर्बिटल, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है। तो वो कैसे निकलेगा, कहते हैं किसी भी शेल के अंदर n इज द नंबर ऑफ शेल। सपोज n की वैल्यू अगर फर्स्ट शेल की बात करें, n इज इक्वल टू 1 होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में क्या आएगा, h अपॉन 2 पाई। h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड शेल में अगर पूछें तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h अपॉन क्या आएगा, पाई। दिस इज हाउ, ठीक है। तो आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं किसी शेल के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोहर्स ने दिए हमें। रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी शेल का, ठीक है। फॉर रेडियस ऑफ nth शेल, n इज द नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल है तो n क्या होगा, 1, R1, R2, R3, n इज द नंबर ऑफ शेल।
तो उसका फॉर्मूला है 0.529 n²/z। क्लासरूम में मैं ये फॉर्मूलाज भी हम डिराइव करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिराइव करना कभी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं पार्ट को। तो आपको याद रखना है अलॉन्ग विद यूनिट्स, एंगस्ट्रॉम में रेडियस आएगा, n इज़ द नंबर ऑफ शेल और z आपको पता है एटॉमिक नंबर। जैसे सपोज अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फॉर फर्स्ट शेल ऑफ H एटम, तो फर्स्ट शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर z कितना होगा, वो भी 1 होगा। तो अगर मैं रेडियस निकालूं फर्स्ट शेल के लिए R1 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 और ये भी 1। ये जो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल का रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, दिस इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। इसको बोलते हैं बोहर्स रेडियस। तो ऐसे आप किसी भी शेल का रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोहर्स ने हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो अगर nth शेल में, उसका भी फॉर्मूला बताया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, Vn is equal to 2.188 into 10 raised to the power 6 Z by n मीटर पर सेकेंड। इस तरह से दिस इज कांस्टेंट 2.188 into 10 की पावर 6, Z इज एटॉमिक नंबर, n इज द नंबर ऑफ शेल, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं किसी भी शेल के अंदर इन nth शेल। En is equal to minus k z square by n square। n is the number of shell। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किसी भी शेल में हो, उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव का साइन भी ये दिख रहा है आपको। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो निकलेगी किसी भी शेल में वो नेगेटिव में ही निकलेगी। और k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बताता हूँ मैं भी आपको। z इज एटॉमिक नंबर एंड n इज द नंबर ऑफ शेल। ये जो k है कांस्टेंट हमारा, इसकी वैल्यूज़ जो हैं हमें अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होती हैं, तो हम वो सब याद रखनी पड़ेंगी हमें। जैसे k की वैल्यू मैं बता रहा हूँ अलग अलग यूनिट्स में, 1312 है अगर किलो जूल पर मोल में आपको एनर्जी निकालनी है। नो डाउट 1312 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा अगर जूल्स पर मोल में निकालनी है। 1 किलो जूल 1000 जूल्स के बराबर है, ठीक है। और अगर आपको 2.18 10⁻⁻18 है अगर जूल्स पर एटम में निकालनी है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ये 1 मोल में है, मतलब कितने एटम्स में, एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम 6.022 10 की पावर 23 एटम्स में अगर निकालनी है, ये सिंगल एटम में अगर निकालनी है जूल्स में। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज हाउ, ठीक है। तो ये सब जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे मेंशन होगा कि आप एनर्जी निकालिए इस यूनिट्स में, या मेंशन नहीं होगा तो फिर हम पर एटम के हिसाब से निकालेंगे, जूल्स पर एटम में ये वैल्यूज़ यूज़ करके। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो इसमें निकालेंगे। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है तो पर एटम, जूल्स पर एटम में हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इस सारे फॉर्मूलाज देखो उसने हमें बोहर्स ने बताए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो आपको nth शेल में, रेडियस निकालना हो किसी शेल का,
वेलोसिटी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में, एनर्जी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में। और लेकिन ये ध्यान रखना है सारे फॉर्मूलाज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर ही एप्लीकेबल हैं। सिर्फ जिन स्पीशीज़ में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनमें ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक, अब इस टॉपिक के अब आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना और फॉर्मूलाज जो हैं याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, बोहर से एटॉमिक मॉडल के इतने सारे फॉर्मूलाज जो हमने आज किए हैं उनके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना। ओके बच्चों, थैंक यू।